स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने पारिभाषिक शब्दावली अध्याय प्रारंभ किया था। उसमें ए और बी के ऊपर जितने भी शब्द थे उनकी हमने पारिभाषिक शब्दावली की थी। ये सभी पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगी और टेलीग्राम पर भी चीज़ें मिल जाएंगी, जिनका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, आज हम पारिभाषिक शब्दावली में प्रारंभ करेंगे लेटर सी जो है उसके पारिभाषिक शब्दावली को। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले शब्द के साथ। पहला शब्द है क्रिमिनल या ऑफेंडर। तो देखिए, क्रिमिनल या ऑफेंडर का अर्थ होता है अपराधी। क्या अर्थ होता है? अपराधी। और देखिए, तरीका हमने इसका आपको कल बता ही दिया था कि हम इन्हें वर्ड मीनिंग की तरह अर्थात शब्दार्थ की तरह इस पूरे अध्याय को करते हुए चलेंगे। अब दूसरा शब्द है क्रेडिट। क्रेडिट का अर्थ होता है उधार। क्या होता है क्रेडिट का अर्थ? क्रेडिट यानी उधार। कैसे याद रखेंगे? देखिए, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, लोग अपने पास क्या रखते हैं? क्रेडिट कार्ड, जिसका पैसा उन्हें बाद में देना होता है। यानी वो क्या करते हैं? उधार पर उस कार्ड से चीज़ें ले लेते हैं और फिर उसका पैसा भी बाद में चुकाते हैं। अगला शब्द है सर्कुलर। तो देखिए, सर्कुलर का अर्थ क्या होता है? सर्कुलर का अर्थ होता है परिपत्र। क्या अर्थ होता है? परिपत्र। यहाँ पर कई लोग इसे सर्कुलर गणित वाला भी समझ सकते हैं, तो आपको याद रखना है सर्कुलर का अर्थ होता है परिपत्र। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। अगला है आपके पास कमेंट। तो देखिए, आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, वहाँ पर ऑप्शन आता है कमेंट का। तो कमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है टिप्पणी। क्या होता है कमेंट का अर्थ? कमेंट का अर्थ होता है टिप्पणी। तो इसे आप ऐसे याद रखें, जब भी आप अगली बार किसी के भी फोटो, वीडियो या किसी भी पोस्ट पर कमेंट करें तो याद रखिए कि आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? टिप्पणी कर रहे हैं। अब अगला शब्द है आपके पास कॉम्प्लीमेंटरी या कॉम्प्लीमेंट। और तो ये आपको याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट। इसका अर्थ होता है पूरक। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है आपके पास पूरक। और फिर देखिए, अगला शब्द है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या अंतर है यहाँ पर? ई और आई का अंतर है, याद रखना है। दोनों ही शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोनों में क्या अंतर है और दोनों के अर्थ में क्या अंतर है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, इस कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ होता है प्रशंसनीय। क्या अर्थ होता है? प्रशंसनीय। प्रशंसनीय या फिर सराहनीय। क्या होता है? सराहनीय। तो देखिए, कल भी हमने कई शब्द ऐसे किए थे जहाँ पर उनकी स्पेलिंग जो है वो काफ़ी हद तक एक जैसी थी, लेकिन उनमें कुछ अंतर था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको दे देगा और वहाँ पर आप इन दोनों को देखकर एक साथ कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपको ज़रूर याद रखने हैं, काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला शब्द है आपके पास कैपेबिलिटी या कैपेसिटी। तो देखिए, हम सामान्यतः बोलते हैं कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है या उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, पढ़ाई वह एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसका अर्थ होता है कैपेबिलिटी या कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता। क्या अर्थ होता है? क्षमता। इसको याद रखने का भी तरीका हमने आपको बताया, किस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। अगला शब्द है आपके पास कंपेनियन या एसोसिएशन। तो देखिए, कंपेनियन या एसोसिएशन का अर्थ होता है, यह हमने कल भी कक्षा में किया था। ए वाले जब लेटरों के हम पारिभाषिक शब्दावली कर रहे थे वहाँ भी आया था और हमने आपको बताया था कि यह सी में भी आएगा, वहाँ भी हम आपको इसे बताएंगे। तो देखिए, कंपेनियन या एसोसिएशन का अर्थ होता है संगति या साथी। क्या अर्थ होता है? संगति या साथी। और जिस भी शब्द के एक से अधिक अर्थ आपको बताए जा रहे हैं वहाँ पर वे सभी अर्थ आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको एक से अधिक भी दे सकता है, हो सकता है आपने जो याद किया है उसके अलावा दूसरा दे दे, तो इसलिए आपको सारे ही अर्थ वहाँ पर याद रखने हैं। अब देखिए, अगला शब्द है आपके पास कैंसर्ड।
तो देखिए कैंसल तो हम सभी जानते हैं, आप कई बार ऑर्डर करते हैं उसे कैंसिल कर देते हैं, यानी क्या कर देते हैं, निरस्त। तो कैंसल या कैंसल का अर्थ होता है निरस्त। अगला शब्द है देखिए चार्ज शीट। क्या शब्द है, चार्ज शीट। तो देखिए यहाँ पर ये स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, चार्ज शीट। चार्ज शीट का अर्थ होता है क्या, आरोप पत्र। कई बार आपने सुना होगा कि पुलिस ने कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल कर दी है, तो चार्ज शीट का अर्थ होता है आरोप पत्र, यानी कि किस किस चीज़ के किसी व्यक्ति पर आरोप लगे हैं। तो चार्ज शीट अर्थात आरोप पत्र। कैसे याद रखेंगे कि जब भी समाचार में आता है किसी नेता के लिए ईडी गिरफ्तार कर लेती है और फिर कहा जाता है कि ईडी या सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, अर्थात आरोप पत्र दाखिल कर दिया है कोर्ट में कि यह व्यक्ति है जो है इस पर ये आरोप लगे हैं। अब अगला शब्द है आपके पास क्रेडिट लेटर। तो देखिए क्रेडिट लेटर का अर्थ होता है क्या, प्रत्यपत्र। क्या होता है, क्रेडिट लेटर अर्थात प्रत्यपत्र। अब देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रेडिट तो उधार या साख था, लेकिन यह होता है क्रेडिट लेटर अर्थात प्रत्यपत्र। तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्रेडिट होता है उधार, देखिए हमने यहाँ पे किया उधार, या फिर साख भी इसका एक अर्थ होता है। और क्रेडिट लेटर का अर्थ होता है क्या, प्रत्यपत्र। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, इनके बीच का अंतर भी याद रखना है। अब देखिए अगला शब्द है आपके पास चार्ज। तो देखिए चार्ज का अर्थ होता है आरोप। कई बार आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति के ऊपर दंगे भड़काने का चार्ज लगा है। चार्ज यानी कि क्या होता है, चार्ज का अर्थ होता है आरोप। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। फिर देखिए, और हमने अभी चार्ज शीट में भी किया, चार्ज शीट अर्थात क्या था, आरोप पत्र, और चार्ज यानी आरोप। अगला शब्द है आपके पास कैपेबल। तो देखिए हमने कैपेबिलिटी, कैपेसिटी की, उसका अर्थ था क्षमता, और कैपेबल का अर्थ होता है समर्थ। हम कई बार कह देते हैं कि मैं यह काम करने में कैपेबल हूँ या कैपेबल नहीं हूँ, यानी कि मैं किसी कार्य को करने में या तो समर्थ हूँ या असमर्थ हूँ। तो कैपेबल यानी कि समर्थ। अगला शब्द है आपके पास कोलैबोरेशन। तो देखिए कई बार हम सुनते हैं कि इन दो सेलिब्रिटीज़ ने कोलैब कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया। तो कोलैबोरेशन का अर्थ होता है क्या, सहयोग। क्या अर्थ होता है कोलैबोरेशन का, सहयोग। तो यह भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और कैसे याद रखना है वो भी हम आपको साथ साथ इन के अर्थ को साथ साथ चीज़ों के साथ आपको लिंक करते हुए बताते जा रहे हैं, जिससे कि आप इनको रिकॉल कर पाएँ और आपको आसानी हो। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास कोइंसिडेंस। तो देखिए यहाँ पर ये जो है टाइपिंग एरर हो गई है, इसको हम सही से लिख लेते हैं। देखिए इसको यहाँ से हटाकर और इसे हम सही से लिखें तो क्या होता है, ये होता है कोइंसिडेंस। और ये देखिए जो भी एरर हुई हैं इन्हें सही करवाकर फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो देखिए कोइंसिडेंस का अर्थ होता है क्या, कोइंसिडेंस का अर्थ होता है यहाँ पर संयोग। लेकिन देखिए यहाँ है आपके पास जो शब्द, इसे यदि हम देखें तो शब्द था आपका कोइंसाइड। तो देखिए इसे हम सही कर लेते हैं, क्या था, कोइंसाइड। कोइंसिडेंस भी आगे आएगा और ये था आपका कोइंसाइड। तो देखिए कोइंसाइड का अर्थ देख लेते हैं। कोइंसाइड का अर्थ होता है संयोग, और इसी से बनता है आपका कोइंसिडेंस। तो दोनों का ही अर्थ क्या हो गया, संयोग हो गया। अब आगे के शब्द देखते हैं। अगला शब्द देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए अगला शब्द है कमेंट राइटिंग। तो देखिए कमेंट का हमने शुरू में देखा क्या था, टिप्पणी, और राइटिंग यानी लेखन। तो इसका अर्थ हो गया कमेंट राइटिंग का टिप्पणी लेखन। क्या अर्थ बना, टिप्पणी लेखन। किसका है, यह है कमेंट राइटिंग का। अब अगला शब्द है आपके पास कमिटेड टू। तो देखिए हम कई बार कहते हैं कि वह तो बड़ा कमिटेड है, और कमिटेड टू का अर्थ होता है कृताकृत। क्या होता है,
कृताकृत। तो देखिए यह एक थोड़ा अलग है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपको यदि आया तो हो सकता है कंफ्यूज करे, तो इसे आप याद रखें। कमिटेड टू का अर्थ होता है कृताकृत। अब अगला शब्द है आपके पास क्रिमिनली। तो देखिए क्रिमिनली, क्रिमिनल अपराध, और क्रिमिनली यानी कि क्या हो गया, आपराधिक। अपराध प्लस एक क्या बनेगा, आपराधिक। तो देखिए यहाँ पर क्रिमिनली का अर्थ क्या होता है, आपराधिक। और कमिटेड टू जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, उसका अर्थ होता है कृताकृत। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है कंटिंजेंसी प्रोवर्ब। देखिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के शब्द जब आ जाते हैं तो ये आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, या फिर इन्हें याद करने में भी आपको कई बार परेशानी होती है। तो देखिए कंटिंजेंसी प्रोवर्ब या फिर कैजुअलिटी भी ये कंटिंजेंसी प्रोवर्ब, इसका अर्थ होता है आकस्मिक प्रवाद। क्या अर्थ होता है, देखिए इसका अर्थ होता है क्या, आकस्मिक प्रवाद। तो यह आपको याद जरूर रखना है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंटिंजेंसी प्रोवर्ब अर्थात आकस्मिक प्रवाद। अब देखिए अगला है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का अर्थ होता है आकस्मिक मृत्यु। क्या अर्थ होता है कैजुअलिटी का, कैजुअलिटी का अर्थ होता है आकस्मिक मृत्यु, और इसे आप एक्सीडेंटल डेथ भी कहते हैं। तो ये आई वाले में भी आपके पास आगे आ जाएगा। तो अब अगला शब्द कौन सा है आपके पास, तो अगला शब्द है कंटेंशन। कंटेंशन का अर्थ होता है प्रतिरोध या एक प्रकार से विरोध। क्या अर्थ होता है कंटेंशन का, कंटेंशन का अर्थ होता है प्रतिरोध। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा, कंटेंशन। कंटेंशन अर्थात प्रतिरोध। अब देखिए अगला है आपके पास कंपलसरी या अनअवॉइडेबल। तो देखिए कंपलसरी, हम कई बार कहते हैं कि कल कॉलेज यूनिफॉर्म में आना कंपलसरी है, यानी कि क्या है, अनिवार्य है। तो कंपलसरी का अर्थ हो जाता है क्या, अनिवार्य। और इसी के साथ साथ ही आता है अनअवॉइडेबल। तो देखिए अनअवॉइडेबल भी आप याद रखिए। कई बार आपने सुना होगा, एप्लीकेशन में भी देखा होगा कि अपरिहार्य कारणों के कारण मैं नहीं आ सकूँगा, यानी कि अनअवॉइडेबल कारण, ऐसे कारण जो कि अवॉइड ना किए जा सकें। तो अनअवॉइडेबल का अर्थ क्या हो गया, अनअवॉइडेबल का अर्थ हो गया अपरिहार्य, अपरिहार्य कारण। तो यह भी आपको याद रखना है। देखिए दोनों इसलिए साथ में लिए हैं क्योंकि दोनों जो हैं एक जैसे हैं, इनका अर्थ याद करने में आसानी होगी आपको। कंपलसरी, अनअवॉइडेबल। कंपलसरी यानी अनिवार्य और अनअवॉइडेबल यानी अपरिहार्य। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब देखिए अगला है आपके पास कैजुअल इंस्पेक्शन। तो देखिए कैजुअल इंस्पेक्शन यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ देखते हैं क्या अर्थ बनता है। तो देखिए कैजुअल इंस्पेक्शन का अर्थ होता है अनियत वानगी निरीक्षण। क्या अर्थ होता है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है कैजुअल यानी अनियत, और इंस्पेक्शन, कैजुअल इंस्पेक्शन यानी अनियत वानगी निरीक्षण। तो देखिए यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा, कैजुअल इंस्पेक्शन। क्या होता है कैजुअल इंस्पेक्शन का अर्थ, इसका अर्थ होता है अनियत वानगी निरीक्षण। अब अगला शब्द है आपके पास कौन सा, क्रिमिनल इंटीमिडेशन। तो देखिए इसका अर्थ देखते हैं। क्रिमिनल इंटीमिडेशन का यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्रिमिनल तो आप जानते हैं, लेकिन इंटीमिडेशन आपको नहीं पता। तो क्रिमिनल इंटीमिडेशन का अर्थ होता है आपराधिक धमकी। कैसी धमकी, आपराधिक
धमकी। किसका अर्थ है ये होता है क्रिमिनल इंटीमिडेशन का। फिर देखिए अगला है सेंसस। तो सेंसस का अर्थ होता है जनगणना, जो कि अब सरकार करवाएगी। तो ये शब्द आपको अब बार बार सुनाई देगा समाचारों में, न्यूज़ में, कि सेंसस हो रही है। तो सेंसस का अर्थ होता है जनगणना। फिर देखिए क्रेडिट आया है, तो हमने एक बार किया क्रेडिट, यानी क्या था, उधार, साख या फिर श्रेय। तो देखिए उधार वाला हम लिख चुके हैं, और हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, साख या श्रेय। कई बार हम कहते हैं कि काम तो मैंने किया और इसका क्रेडिट वो ले गया, अर्थात इसका श्रेय कोई और ले गया। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, तो देखिए यह भी कई बार आया है, आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, कॉन्फिडेंस से देना है, यानी कि आत्मविश्वास से देना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा आत्मविश्वास। तो देखिए यहाँ तक हमने आपके काफ़ी सारे शब्द किए, जिनमें से कुछ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और यानी कि महत्वपूर्ण थे। जैसे कि आपका कौन सा था, कमिटेड टू, कृताकृत। फिर देखिए कंटिजेंसी, प्रोवर्ब, आकस्मिक प्रवाद, बिल्कुल ध्यान में रखना है ये तो आपको। फिर कंटेंशन यानी प्रतिरोध, कैजुअल इंस्पेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अनियत बानगी निरीक्षण। अब देखिए आगे भी आएंगे फॉर्मल इंस्पेक्शन, इनफॉर्मल इंस्पेक्शन, उनकी भी हम बात करेंगे। तो इसलिए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं, अलग अलग प्रकार से ये आपके सामने आएंगे। अब अगले शब्द की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगला शब्द है आपके पास कौन सा, कंज्यूमर। तो देखिए हम सभी कहीं से कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम उसके क्या हो जाते हैं, कंपनी के कंज्यूमर, अर्थात उसके हम हो जाते हैं उपभोक्ता। तो कंज्यूमर का अर्थ क्या होता है, कंज्यूमर का अर्थ होता है उपभोक्ता। क्या अर्थ होता है, उपभोक्ता। फिर देखिए अगला शब्द है सेंट्रलाइजेशन। तो देखिए सेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है क्या, केंद्रीकरण। पॉलिटी में आप ये कई बार पढ़ते भी हैं। क्या अर्थ होता है, केंद्रीकरण। किसका, और शब्द शुद्धि में भी आपने पढ़ा था, केंद्रीयकरण अशुद्ध होता है, शुद्ध क्या होता है, केंद्रीकरण। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर देखिए अगला शब्द कौन सा है, अगला शब्द है आपके पास कोरिजेंडम। कोरिगेंडम, इसको आपको याद रखना है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए इसे आप महत्वपूर्ण मार्क करें, स्टार मार्क कर लें। शब्द क्या है, कोरिगेंडम। कोरिगेंडम का अर्थ होता है क्या, शुद्धि पत्र। क्या अर्थ होता है इसका, इसका अर्थ होता है शुद्धि पत्र। ये आपको जरूर याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बिल्कुल ही अलग सा आपके सामने यह शब्द आएगा, तो हो सकता है वहाँ पर आपको याद ना आए या फिर आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसलिए आपको याद रखना है क्या, कोरिगेंडम अर्थात शुद्धि पत्र। फिर देखिए अगला है आपके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो देखिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कैपेबल, कॉम्पिटेंट, ये आपके बार बार आते हैं और ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अर्थ होता है, देखिए अथॉरिटी हमने आपको कल बताया था जब हम ए वाले लेटर की पारिभाषिक शब्दावली कर रहे थे। तो अथॉरिटी तो आपका प्राधिकारी हो गया, और कॉम्पिटेंट का अर्थ होता है सक्षम। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो गया, ये बना आपका सक्षम प्राधिकारी। क्या अर्थ हुआ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, सक्षम प्राधिकारी। फिर देखिए अगला है कैपेबल या कॉम्पिटेंट ऑफिसर। तो देखिए वही अभी हम बात भी कर रहे थे, वही आ गया। यदि कैपेबल ऑफिसर है तो हो जाएगा क्या, सक्षम अधिकारी। और यदि दिया, देखिए कॉम्पिटेंट ऑफिसर यानी सक्षम अधिकारी, और कैपेबल दिया है तो हो जाएगा फिर समर्थ अधिकारी। तो इसका अर्थ होगा सक्षम या समर्थ अधिकारी। ये दोनों ही आपके लिए यहाँ पर
महत्वपूर्ण हैं, जो कि एक जैसे उसमें शब्द आते हैं तो वे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर देखिए अगला है आपके पास में शब्द क्लीन। तो देखिए ये तो हम काफ़ी बार बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमें इसका अर्थ पता भी है। क्लीन यानी क्या होता है? साफ सुथरा अर्थात स्वच्छ। तो देखिए ये तो बहुत आसान है। क्लीन का अर्थ हो गया यहाँ पर क्या? स्वच्छ। तो देखिए यदि इस प्रकार से आप इन्हें वर्ड मीनिंग की तरह करते जाएंगे तो यह अध्याय आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा पारिभाषिक शब्दावली का। और यदि आप कोई और तरीका अपनाते हैं तो वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होगा, चीज़ों को याद रखने में भी बहुत दिक्कत आएगी। अगला शब्द है आपके पास कंसेंसस। तो देखिए यह भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा? कंसेंसस। कंसेंसस का अर्थ क्या होता है? कंसेंसस का अर्थ होता है आम सहमति। क्या अर्थ होता है? आम सहमति। और इसका उल्टा भी हमने आपको आज ही पढ़ाया, कंटेंशन यानी प्रतिरोध। तो कंसेंसस और कंटेंशन दोनों को याद रखना है। कंसेंसस यानी आम सहमति और इसका उल्टा आप याद रखें कंटेंशन यानी प्रतिरोध। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास कोडिफिकेशन। देखिए हमने अभी, जैसे आप याद करेंगे, रिसेंटली एक चीज़ थी काफ़ी न्यूज़ में कि जो आपके यहाँ पर BNS भारतीय न्याय संहिता है, इसका कोडिफिकेशन किया गया, अर्थात संहिताकरण उसका किया गया। तो कोडिफिकेशन यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है और इसका अर्थ होता है क्या? संहिताकरण। कोडिफिकेशन अर्थात संहिताकरण। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला शब्द है आपके पास कन्विक्ट या गिल्टी। कौन सा है अगला? कन्विक्ट या गिल्टी। तो देखिए कन्विक्ट या गिल्टी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोषी। फिर देखिए इसी से बना हुआ अगला शब्द है कन्विक्शन या एक्यूजेशन। तो देखिए कन्विक्शन या एक्यूजेशन का अर्थ होता है दोषारोपण। ये हमने कल की कक्षा में भी किया था जब हम ए लेटर वाले शब्दों की पारिभाषिक शब्दावली आपको बता रहे थे, तो वहाँ पर भी यह था। तो देखिए कन्विक्शन या एक्यूजेशन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोषारोपण। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द और आप ऐड कर लीजिए इंग्लिश वालों में, जो सी वाली आपकी पारिभाषिक शब्दावली है, इसमें एक और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण भी है। देखिए सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। क्या है? कम्युनिक्यू। क्या है शब्द आपका? शब्द है आपका कम्युनिक्यू या फिर रिलीज। आपको जब PDF दी जाएगी तो उसमें ये टाइप करके ऐड करवा दिया जाएगा। कम्युनिक्यू या रिलीज का अर्थ होता है विज्ञप्ति। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है विज्ञप्ति। और यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए इम्पोर्टेंट है और ये सही समय पर याद भी आ गया, तो इसलिए आप इससे यहाँ पर भी ऐड कर लीजिए। कम्युनिक्यू या रिलीज, इसका अर्थ होता है विज्ञप्ति। जो हम देखिए अब जब भी आपके किसी भी एग्ज़ाम की विज्ञप्ति आए तो वहाँ से आप इसे याद रखें कि क्या हुआ है? कम्युनिक्यू या रिलीज़ हुआ है, यानी कि विज्ञप्ति आई है। तो आपको यह इस प्रकार से याद रखना है। तो देखिए अभी हमने क्या किया है, सी लेटर के जितने भी शब्द हमारे पास थे उनकी हमने पारिभाषिक शब्दावली यहाँ पर लिख ली है। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे और डी वालों को करेंगे। यह आपके लिए देखिए जो तरीका है, जिस तरीके से हम इन्हें करवा रहे हैं वर्ड मीनिंग टाइप में, ये तरीका बहुत ही सरल तरीका है और इससे आप आसानी से इनको याद भी कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर डी वाले लेटर की पारिभाषिक शब्दावली की। तो देखिए अब बात करेंगे हम डी के जो लेटर हैं उनकी पारिभाषिक शब्दावली की। सबसे पहला शब्द है इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट। तो देखिए डॉक्यूमेंट हम बहुत सामान्यतः यूज़ में लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी क्या होगा? दस्तावेजों की जांच होगी। तो डॉक्यूमेंट का अर्थ होता है दस्तावेज। क्या अर्थ होता है डॉक्यूमेंट का? डॉक्यूमेंट का अर्थ होता है दस्तावेज। फिर देखिए अगला शब्द है
डेब्ट या लायबिलिटी। इकोनॉमिक्स में आप कई बार इसे पढ़ते हैं, बजट में इसे पढ़ते हैं डेब्ट या लायबिलिटी को। तो डेब्ट या लायबिलिटी का अर्थ होता है देनदारी। क्या अर्थ होता है डेब्ट या लायबिलिटी का? देनदारी। तो अब जब भी आप देनदारियों को पढ़ें इकोनॉमिक्स में या पॉलिटी में या बजट में, तो वहाँ पर आप गौर करें तो आपको डेब्ट या लायबिलिटी शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा। कई बार इकोनॉमिक्स में बोलते भी हैं कि ये एसेट है और ये चीज़ लायबिलिटी है, तो वहाँ से भी आप इसे लिंक कर सकते हैं। अब देखिए अगला शब्द है आपके पास डिसबर्सिंग अथॉरिटी। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। ऐसे 3-4 शब्द आपके पास आएंगे तो आपको याद रखने हैं। डिसबर्सिंग अथॉरिटी का अर्थ होता है संवितरण प्राधिकारी। क्या अर्थ होता है? संवितरण प्राधिकारी। अथॉरिटी हमने पहले ही किया था, प्राधिकारी होता है, और डिसबर्सिंग का अर्थ होता है संवितरण। तो यह क्या बना? यह बना आपका संवितरण प्राधिकारी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, महत्वपूर्ण है काफ़ी। फिर देखिए अगला शब्द है डिलीवरी अथॉरिटी या डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी। देखिए डिलीवरी या डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है वितरण और अथॉरिटी हो गई प्राधिकारी, तो इसका अर्थ बनेगा वितरण प्राधिकारी। क्या अर्थ हो गया इसका? इसका अर्थ हो गया वितरण प्राधिकारी। डिलीवरी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर अर्थात वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी अर्थात वितरण प्राधिकारी। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर। तो देखिए ये तो हम कई बार सुनते हैं कि वो किस, जैसे रंगों का डिस्ट्रीब्यूटर है, किताबों का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का अर्थ होता है वितरक। क्या है? वितरक। तो डिस्ट्रीब्यूटर का अर्थ हो गया वितरक। फिर देखिए अगला है आपके पास डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो देखिए डिसबर्सिंग का अर्थ हमने अभी बताया क्या होता है? संवितरण, और ऑफिसर का अर्थ हो गया अधिकारी। तो डिसबर्सिंग ऑफिसर का अर्थ हो गया क्या? संवितरण अधिकारी। क्या अर्थ बना? संवितरण अधिकारी। और इससे पहले हमने क्या किया था? डिसबर्सिंग अथॉरिटी अर्थात संवितरण प्राधिकारी। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। फिर देखिए अगला है डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी। पहले हमने किया यही डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी और पुनः आपके पास आ गया, तो इसे भी कर लेते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी होता है आपका वितरण प्राधिकारी। क्या होता है? वितरण प्राधिकारी। तो देखिए यह आपका रिपीट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण और अथॉरिटी यानी प्राधिकारी। अब यदि यहाँ पर ऑफिसर होता तो उसका अर्थ हो जाता क्या? अधिकारी। तो ये दोनों भी आपके लिए यहाँ पर क्या है? महत्वपूर्ण है, इनको भी आप याद रखिएगा, डिसबर्सिंग ऑफिसर और डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी। तो देखिए यहाँ पर मुख्यतः आपको क्या याद रखना है? डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, डिसबर्सिंग यानी संवितरण। दो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अथॉरिटी प्राधिकारी, ऑफिसर अधिकारी, बस इनका ही खेल है और ये शब्दों का अर्थ आप लिख पाएंगे। अगला शब्द है आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर। तो देखिए यह भी आपने कई बार सुना होगा, पॉलिटी में हम इसकी कई बार बात करते हैं। राष्ट्रपति और गवर्नर के जब हम उनके ऊपर बात करते हैं तो वहाँ पर कई बार आता है डिस्क्रिशनरी पावर का जिक्र। तो डिस्क्रिशनरी पावर होती है विवेकाधिकार या विवेकाधीन शक्ति। तो देखिए यह आप कैसे याद रखेंगे? राष्ट्रपति और गवर्नर से। यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा? डिस्क्रिशनरी पावर अर्थात क्या हो गया? विवेकाधिकार। क्या अर्थ हुआ इसका? विवेकाधिकार। या फिर इसका एक और अर्थ होता है विवेकाधीन शक्तियाँ। क्या है? विवेकाधीन शक्तियाँ। तो देखिए यह भी हम लिख लेते हैं।
विवेकाधीन शक्तियाँ। और इसका एक और अर्थ है, वो भी आपको याद रखना है। कौन सा? स्वेच्छा निर्णय शक्ति। कौन सा? स्वेच्छा निर्णय शक्ति। स्वेच्छा निर्णय शक्ति, यह भी आपको इसका अर्थ याद रखना है। तो देखिए, डिस्क्रिशनरी पावर अर्थात विवेकाधिकार, विवेकाधीन शक्तियाँ या फिर स्वेच्छा निर्णय शक्ति। अगला शब्द है आपके पास डिस्चार्ज एप्लीकेशन या रिलीविंग लेटर। अब देखिए, ये अगले जो 2-3 शब्द हैं ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। डी और ई इन अल्फ़ाबेट में काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो देखिए, क्या है शब्द? डिस्चार्ज एप्लीकेशन या रिलीविंग लेटर। इसका अर्थ होता है कार्य मुक्ति प्रार्थना पत्र। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कार्य मुक्ति प्रार्थना पत्र, यह आपको याद रखना है। अब देखिए, दोनों तीनों क्या हैं? एक जैसे हैं और बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। अगला शब्द है डिस्चार्ज रिक्वेस्ट। डिस्चार्ज रिक्वेस्ट का अर्थ होता है, देखिए, रिक्वेस्ट यानी निवेदन, और डिस्चार्ज रिक्वेस्ट यहाँ पर होगा आपका सेवा मुक्ति निवेदन। क्या होगा? सेवा मुक्ति निवेदन। इसका अर्थ होता है सेवा मुक्ति निवेदन। अगला है आपके पास डिस्चार्ज पिटीशन। डिस्चार्ज पिटीशन का अर्थ होता है उन्मोचन याचिका। क्या होता है? उन्मोचन याचिका। तो देखिए, ये तीनों ही लगभग एक जैसे हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, और यदि तीनों ही एक साथ आ गए और किसी एक का अर्थ पूछा तो आपको कंफ्यूज करेंगे काफ़ी। इसलिए इन तीनों को एज इट इज़ आपको याद करना है। देख लेते हैं पुनः एक और बार। पहला क्या था? डिस्चार्ज एप्लीकेशन या रिलीविंग लेटर अर्थात कार्य मुक्ति प्रार्थना पत्र। दूसरा डिस्चार्ज पिटीशन अर्थात उन्मोचन याचिका। और फिर था आपके पास डिस्चार्ज रिक्वेस्ट अर्थात सेवा मुक्ति निवेदन। तीनों को ही आपको याद रखना है, बहुत कंफ्यूज करेंगे, तो इन्हें आप बार बार देखते रहिए, लिख लिख कर इन्हें याद कीजिए, जिससे आपको शब्द देखते ही और एग्जैक्ट उसका अर्थ पता हो, जिससे कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो और कोई भी गलती ना हो। फिर देखिए, अगला शब्द है डिक्री। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आपको कन्फ्यूज़ करेगा और इसे याद रखने में भी कई बार दिक्कत आती है। डिक्री का अर्थ होता है, देखिए क्या? आज्ञप्ति। जैसे हमने कम्युनिक्यू या रिलीज का अर्थ पढ़ा था विज्ञप्ति, तो डिक्री होता है आज्ञप्ति। क्या होता है? आज्ञप्ति। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, ऐसे याद रख लीजिए, विज्ञप्ति कम्युनिक्यू या रिलीज, आज्ञप्ति डिक्री। इस प्रकार से आप दोनों को एक साथ बोल करके याद रख सकते हैं। अगला शब्द है आपके पास यहाँ पर डेमोक्रेसी। तो देखिए, डेमोक्रेसी हम सभी कहते हैं भारत में डेमोक्रेसी है, भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनतंत्र। क्या अर्थ होता है? जनतंत्र। फिर देखिए, अगला है डिक्टेटरशिप। तो देखिए, कई बार हम कहते हैं कि सरकार एकदम, या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बिल्कुल डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं, या फिर एकदम डिक्टेटरशिप वाली सरकार है, अर्थात क्या है? तानाशाही। डिक्टेटरशिप का अर्थ होता है तानाशाही। डिक्टेटरशिप का अर्थ होता है तानाशाही। फिर देखिए, अगला शब्द है डेटरेंट पनिशमेंट। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। डेटरेंट पनिशमेंट, इसका अर्थ होता है निवारक दंड। डेटरेंट पनिशमेंट अर्थात निवारक दंड। तो यह भी आप याद रखेंगे। डेटरेंट पनिशमेंट का अर्थ क्या होता है? निवारक दंड। फिर देखिए, अगला है डिफेक्टो। तो देखिए, हम ये पॉलिटी में पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वे डिफेक्टो हेड होते हैं देश के, हमारे देश के। डिफेक्टो का अर्थ होता है वस्तुतः। क्या अर्थ होता है?
वस्तुतः। तो देखिए आप बहुत ही ध्यान से आपको करने हैं, जो डी लेटर के पारिभाषिक शब्दावली है और जो ई अल्फ़ाबेट की पारिभाषिक शब्दावली है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें शब्द भी थोड़े ज़्यादा आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आपको इनमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्या है, डिफेक्टो अर्थात वस्तुतः, और अगला है आपके पास डेडिकेटेड। डेडिकेटेड यानी कि, तो देखिए आपका एग्ज़ाम है इसलिए आप पढ़ाई के प्रति क्या हैं, डेडिकेटेड हैं अर्थात समर्पित हैं। तो डेडिकेटेड का अर्थ होता है समर्पित। तो देखिए आपको चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कैसे अर्थ को याद रखना है ये भी हम आपको बता रहे हैं, और सीधे सीधे आपको अर्थ भी ना बता करके हम चीज़ों को रिलेट करके बता रहे हैं, जिससे आपको जब आप इन्हें पुनः देखें, पुनः पढ़ें, तो आपको इन्हें याद रखने में काफ़ी आसानी हो। कुछ शब्द जो हैं, देखिए अभी हमने डी अल्फ़ाबेट की पारिभाषिक शब्दावली की, और इसमें कुछ शब्द आपके लिए जहाँ तक अभी हमने किए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द आप देख सकते हैं यहाँ तक भी आपको मिले हैं। कुछ 2-4 को छोड़कर लगभग सारे ही यहाँ पर महत्वपूर्ण थे। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है। कैसे इन्हें करना है उसका तरीका हमने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, एक बार पुनः बता देते हैं कि जिस प्रकार से ये यहाँ पर एक साइड इंग्लिश में लिखे हुए हैं, उसके सामने उसका हिंदी या पारिभाषिक अर्थ लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप इन्हें लिख लें, फिर इन्हें बोल बोल कर पढ़कर याद करें। उसके बाद आप अगले पेज पर सिर्फ इंग्लिश के शब्दों को लिख लें और फिर बिना देखे उनका पारिभाषिक शब्दावली या उनका अर्थ लिखने की कोशिश करें। देखिए आपको उनमें से कितने याद रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं। जो आपको याद नहीं रह पाते हैं उन्हें आप गोला कर लीजिए और अलग से लिख करके उन्हें याद कीजिए, और जब भी आप रिवीजन करें उन पर एक बार विशेष ध्यान जरूर दें। अब चलते हैं अपने अगले शब्द की ओर, देखते हैं अगला शब्द क्या दिया गया है और उसका अर्थ लिखते हैं। तो देखिए अगला शब्द है यहाँ पर डिबेंचर। यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा? डिबेंचर। डिबेंचर का अर्थ क्या होता है? तो देखिए डिबेंचर का अर्थ होता है ऋण पत्र। क्या होता है डिबेंचर? डिबेंचर अर्थात ऋण पत्र। यदि आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो वहाँ पर ये शब्द आता है डिबेंचर, और इसका अर्थ होता है ऋण पत्र। अगला शब्द आपके पास जो दिया गया है वो कौन सा है? तो देखिए वो है आपके पास डेलीगेशन। देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इसके काफ़ी विभिन्न विभिन्न अर्थ हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा? डेलीगेशन। तो देखिए डेलीगेशन का एक अर्थ होता है प्रत्यायोजन। क्या अर्थ होता है? एक प्रत्यायोजन। फिर देखिए डेलीगेशन का दूसरा अर्थ क्या होता है? डेलीगेशन का दूसरा अर्थ होता है प्रतिनिधि मंडल। क्या होता है? प्रतिनिधि मंडल। तो देखिए ये आपको ज़रूर याद रखना है, कई बार आपसे यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक और शब्द है, कौन सा? डेप्यूटेशन। तो वह भी आपको याद रखना होगा, वो भी बहुत बार पूछा है। आगे हम उस शब्द को करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला शब्द कौन सा है? अगला शब्द है डिले। तो देखिए यह तो हम कई बार बात करते हैं कि ट्रेन डिले है, फ्लाइट डिले हो गई। डिले यानी होता है विलंबन। क्या अर्थ होता है डिले का? डिले का अर्थ होता है विलंबन। अब अगला शब्द है डिफेलकेशन। देखिए डिफेलकेशन का अर्थ होता है गबन। क्या अर्थ होता है डिफेलकेशन का? डिफेलकेशन का अर्थ होता है गबन। यह भी आप याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि लगभग हर शब्द ही ये तो महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता में महत्वपूर्ण है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर ये आपको सीधे सीधे प्रश्नों में दिखेंगे या फिर विकल्प के तौर पर होंगे, और यदि आपको सभी का अर्थ पता होगा तो आप जो है प्रश्न को बहुत आसानी से वहाँ पर कर पाएंगे। तो डिफेलकेशन का अर्थ होता है गबन। अगला है डिसओबीडियंस। तो देखिए इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो डिसओबीडियंस का अर्थ होता है अवज्ञा। क्या अर्थ होता है डिसओबीडियंस का? इसका अर्थ होता है अवज्ञा। फिर देखिए अगला शब्द है
डिस्क्रिपेंसी में बी रिकनसाइल्ड, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, बड़ा शब्द है। डिस्क्रिपेंसी में बी रिकनसाइल्ड, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है विसंगति का समाधान कर लिया जाए। क्या अर्थ होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है विसंगति का समाधान कर लिया जाए, यह अर्थ होता है किसका? डिस्क्रिपेंसी में बी रिकनसाइल्ड। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने इस वाले पृष्ठ पर शुरुआत ही की है और आपने कितने शब्द किए हैं? 6 शब्द किए हैं, जिनमें से 4 तो आपके लिए महत्वपूर्ण ही हो गए। कौन कौन से? डिबेंचर अर्थात ऋण पत्र, डेलीगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्यायोजन या प्रतिनिधि मंडल। फिर देखिए तीसरा आपके पास डिले था, उसके बाद डिफ्लेकेशन अर्थात गबन, डिसओबीडियंस यानी अवज्ञा और डिस्क्रिपेंसी में बी रिकनसाइल्ड अर्थात विसंगति का समाधान कर लिया जाए। अब अगला शब्द है आपके पास डिसाइड ऑन इट्स ओन। तो देखिए डिसाइड ऑन इट्स ओन का मतलब हुआ स्वयं निर्णय ले लिया जाए, यानी स्वयं ही डिसाइड करो, निर्णय लो, अर्थात स्वयं ही निर्णय ले लिया जाए। क्या अर्थ हो गया इसका? इसका अर्थ हो गया स्वयं ही निर्णय ले लिया जाए। अगला शब्द है आपके पास डिसाइपल या प्रोटेज। तो देखिए डिसाइपल हम कहते हैं किसको? शागिर्द को। यदि आपने अभी एंशियंट हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर आप पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध के 2 मुख्य उपासक थे या डिसाइपल थे। तो कौन कौन थे? आनंद और उपाली, वो हिस्ट्री में बात करेंगे। लेकिन डिसाइपल या प्रोटेज का अर्थ होता है क्या? शागिर्द। तो वहाँ से आप इसे याद रखेंगे। क्या अर्थ होता है? शागिर्द। अगला शब्द है आपके पास डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट। तो देखिए डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट आपने कई बार सुना होगा जब कोर्ट की बातें चलती हैं कि वहाँ पर कहा जाता है कि डिफेंडेंट वकील कौन है, अर्थात प्रतिवादी कौन है जो आपको डिफेंड करेगा, आपको बचाएगा। तो डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट का अर्थ होता है प्रतिवादी। फिर अगला शब्द है आपके पास डायरेक्टर। तो देखिए हम कई बार सुनते हैं कॉलेज का डायरेक्टर, स्कूल का डायरेक्टर, डायरेक्टर का, और पिक्चरों में भी डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर का अर्थ होता है निदेशक। क्या अर्थ होता है डायरेक्टर का? इसका अर्थ होता है निदेशक। फिर देखिए अगला शब्द है डिमोशन। एक तो होता है प्रोमोशन यानी पदोन्नति, उसका विपरीत होता है डिमोशन अर्थात पदावनति। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है पदावनति। कैसे याद रखें? तो देखिए इसको याद रखने के लिए क्या करना है? एक तो होता है व्यक्ति का प्रमोशन, अच्छा काम करेंगे, यदि सब इंस्पेक्टर हो गए, अच्छा काम करते हैं तो प्रमोशन होके CI हो जाएंगे, पदोन्नति होगी। और यदि बेकार काम किया, हो सकता है सरकार सब इंस्पेक्टर से कांस्टेबल बना दे, यानी पदावनति कर दे अर्थात डिमोशन कर दे। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। अगला शब्द है आपके पास ड्राफ्ट एज अमेंडेड इज पुट अप। तो क्या है अगला? ड्राफ्ट एज अमेंडेड इज पुट अप। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अमेंडमेंट यानी संशोधन, यह भी आप कहाँ पढ़ते हैं? यह भी पढ़ते हैं आप कहाँ? पॉलिटी में, राज व्यवस्था में। देखते हैं इसका अर्थ होगा डिमांड ड्राफ्ट एज अमेंडेड इज पुट अप अर्थात सुधार मसौदा प्रस्तुत। क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा सुधार मसौदा, ड्राफ्ट अर्थात मसौदा प्रस्तुत। या फिर इसका एक और अर्थ है, वो है यथा संशोधित प्रारूप प्रस्तुत है। क्या होगा?
वह होगा यथा संशोधित प्रारूप प्रस्तुत है। जिसके अर्थ हैं ये दोनों, ये हैं आपके ड्राफ्ट एज अमेंडेड एज पुट अप, अर्थात सुधार मसौदा प्रस्तुत है या यथा संशोधित प्रारूप प्रस्तुत है। अगला है ड्राफ्ट। तो देखिए ड्राफ्ट अभी हमने आपको बताया, ड्राफ्ट का अर्थ होता है मसौदा। क्या अर्थ होता है ड्राफ्ट का? ड्राफ्ट का अर्थ होता है मसौदा। अब अगला शब्द है आपके पास डिसमिस्ड या टर्मिनेटेड। तो देखिए यह भी आप कैसे याद रखेंगे, यदि आप सब इंस्पेक्टर हो गए और आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, आप पकड़े गए, तो आपको नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा या टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अर्थात आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो यह भी आपको याद रखना है। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है बर्खास्त, डिसमिस्ड या टर्मिनेटेड, अर्थात बर्खास्त। कैसे याद रखना है वो भी हमने अभी आपको बताया, तो आपको याद रखने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब अगला शब्द है डोली इन कैप्स। देखिए यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज करने वाला शब्द है। और कंफ्यूज का ये तो ऐसा शब्द है जो आपको याद ही ना रहे, बड़ा अजीब सा। तो डोली इन कैप्स का अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होता है आवेग किया। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है आवेग किया। यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस प्रकार के जो शब्द हैं उन्हें तो आप 3-3, 4-4 बार लिख लिख के अलग से याद कीजिएगा, जिससे ये आपको अच्छे से याद रहें। फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको ये शीट हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के में। तो इसे आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर लें और इस पर लिख लिख करके उन्हें 5-6 इसके प्रिंट ले लें और सभी के आगे उनके जो पारिभाषिक शब्दावली है उसको लिख लिख करके अच्छे से उसका अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। अगला शब्द है आपके पास डिस्पोजल। देखिए डिस्पोजल का अर्थ क्या होता है? तो हम कई बार कहते हैं कि यार मैटर हो गया है, इसे डिस्पोज करवाओ, इसका डिस्पोजल करवाओ। तो डिस्पोजल का अर्थ होता है निस्तारण। क्या अर्थ होता है डिस्पोजल का? निस्तारण। जब आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे या आरएएस बन जाएंगे, कोई अधिकारी बन जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? जो भी मसले हुआ करेंगे उनका आप निस्तारण करेंगे, अर्थात उनको क्या करेंगे? उनको आप डिस्पोज करेंगे, जितने भी मैटर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसे अपने आप से कनेक्ट करते हुए याद रख सकते हैं। अब अगला शब्द देखते हैं, कौन सा है अगला शब्द? अगला शब्द है डू द नीडफुल। डू द नीडफुल का अर्थ हुआ आवश्यक कार्यवाही करें। क्या अर्थ हो गया इसका? इसका अर्थ हो गया आवश्यक कार्यवाही करें। तो यह आपको याद रखना है, डू द नीडफुल अर्थात आवश्यक कार्यवाही करें। अगला शब्द है डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर देगा। आप यहाँ पर अर्थ ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट हमने शुरुआत में किया दस्तावेज, तो दस्तावेजीकरण, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ होता है प्रलेखन या प्रलेखीकरण। क्या अर्थ होता है? देखिए इसका अर्थ होता है क्या? प्रलेखन या फिर प्रलेखीकरण, ये इसके अर्थ होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, डॉक्यूमेंटेशन आपको याद रखना है। क्या अर्थ होता है डॉक्यूमेंटेशन का? प्रलेखन या प्रलेखीकरण। अब देखिए अगला शब्द है आपके पास डिपोर्टेशन। तो देखिए कुछ समय पहले ये काफ़ी चर्चा में था, न्यूज़ में था कि अमेरिका से कई सारे भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया गया, तब यह शब्द काफ़ी चर्चा में था। तो डिपोर्ट या डिपोर्टेशन का अर्थ होता है देश निकाला या निर्वासन। तो देखिए यह भी आप याद रखें, क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है निर्वासन या फिर
देश निकाला। क्या अर्थ है? निर्वासन या देश निकाला। किसका है? डिपोर्टेशन का। तो यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, यहाँ पर याद रखना है। अब अगले शब्द देखते हैं। तो देखिए अगला क्या है, लगभग पूरे होने पर आ गए हैं आपके शब्द। अगला है यहाँ पर डेरोगेशन। क्या है? डेरोगेशन। डेरोगेशन का अर्थ होता है अनादर। क्या अर्थ होता है इसका? डेरोगेशन का अर्थ होता है अनादर या फिर मानमर्दन। तो डेरोगेशन का अर्थ क्या हो गया? अनादर या मानमर्दन। फिर अगला शब्द है आपके पास डिटेंशन। तो देखिए पॉलिटी में आप पढ़ते हैं या कई बार समाचार में सुनते हैं कि उस नेता को डिटेंशन में ले लिया गया है। तो डिटेंशन का अर्थ होता है अवरोध या नज़रबंद। क्या अर्थ होता है डिटेंशन का? डिटेंशन का अर्थ होता है अवरोध या नज़रबंद। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द और बीच में हमने आपको बताया था, उसे भी आप अलग से लिख लीजिए। कौन सा है? और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार आया है, उसके अलग अलग अर्थ हैं और बहुत बार आपको कंफ्यूज करता है। तो शब्द है आपका डेप्यूटेशन। क्या है? शब्द है आपका डेप्यूटेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, बहुत कंफ्यूज करता है, इसके कई अलग अलग अर्थ हैं। तो हम सभी को लिख लेते हैं। देखिए एक डेप्यूटेशन का अर्थ होता है अस्थायी नियुक्ति। क्या अर्थ होता है? तो एक होता है आपका अस्थायी नियुक्ति। एक अर्थ तो आप यह याद रखेंगे। फिर दूसरा होता है इसका प्रतिनियुक्ति। क्या होता है? प्रतिनियुक्ति डेप्यूटेशन का। और एक इसका अर्थ होता है शिष्टमंडल। क्या अर्थ होता है? शिष्टमंडल। अब देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिनिधि मंडल क्या होता है? डेलीगेशन। और डेप्यूटेशन का अर्थ होता है शिष्टमंडल। दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ये शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन के क्या क्या अर्थ हैं? अस्थायी नियुक्ति है, प्रतिनियुक्ति है और शिष्टमंडल है। यदि आपसे प्रतिनिधि मंडल पूछ ले तो वो होता है किसका? डेलीगेशन का। तो ये दोनों आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो देखिए ये थे हमारे आज के शब्द। हमने सी अल्फ़ाबेट और डी अल्फ़ाबेट की पारिभाषिक शब्दावली भी पूरी कर ली है। देखिए काफ़ी सारे आपने यहाँ पर शब्द लिए, जिनमें डी जो अल्फ़ाबेट है उसकी पारिभाषिक शब्दावली में कई महत्वपूर्ण शब्द भी आपको यहाँ पर मिले। इसके अलावा देखिए सी में भी हमने कई सारे शब्द देखे और यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपको मिले हैं। तो देखिए ये हमने आज सी और डी अल्फ़ाबेट की इस पारिभाषिक शब्दावली पूरी की है। इससे आगे की चर्चा करेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक आप हमारी वेबसाइट पर क्विज़ेस दीजिए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अब अगली क्लास में आगे की पारिभाषिक शब्दावली के साथ। वहाँ पर हम बात करेंगे ई और एफ की पारिभाषिक शब्दावली की।